स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लगाने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है हमारा नीट 2021 के क्वेश्चन पेपर का, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि यहां पर हर एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर का और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा देता है। और देखते हैं भैया पहला जो सवाल है वो किस चैप्टर से पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात हो रही है कि किसी षटकोणीय आद्य यानी कि हेक्सागोनल प्रिमिटिव, ओके तो ठोस अवस्था से है, सॉलिड स्टेट से है, में एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हेतु सही विकल्प आपको बताना है। और भैया जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब हम लोगों ने 2022 का पेपर था उसका सोल्यूशन किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि भैया एनसीईआरटी है ना, बात समझ में आए, उसके पहले शब्द से लेकर एकदम जो लास्ट पेज में अंतिम शब्द दिया हुआ है उसको अपने को बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कहां से, एनसीईआरटी से। अब ये देखो, आप यदि बात करोगे सॉलिड स्टेट्स वाले अपने चैप्टर की, जो कि आपके बेटा 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, पर जेडबल नीट में तो पूरा ही सिलेबस आता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, उस चैप्टर में एक जगह पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफल की जो रिक्तियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, देखो चतुष्फलकीय जो होगी ना, टेट्रा चतुष्फलकीय कैसी होगी, तो आपने कहा सर टेट्रा, तो इसकी कितनी होगी, इसकी संख्या को अपन हमेशा लेते हैं कितना, 2n। और यदि आप ऑक्टा की बात करते हो यानी कि अष्टफलकीय की यदि आप बात करते हो तो भाई सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात ये कि जब आप टेट्रा की बात करोगे तो ये उतना ही होगा, ध्यान से देखिएगा भैया, ये उतना ही होगा, या ये फिर जो है ये हमेशा अष्टफलकीय से कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? आपने कहा हाँ जी सर। और अष्टफलकीय रिक्तियां जो होंगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो जो भी आपका प्रिमिटिव है, जो भी आपका आद्य है, जो भी आपका जालक है, उसमें जितने भी परमाणुओं की संख्या है उसके बराबर होगी। तो आपने कहा सर यहां पर हेक्सागोनल प्रिमिटिव है, तो इसका मतलब जो परमाणु हैं वो कितने हो गए, तो भाई सीधी सी बात ये 6 हो गए। बात समझ भाई, ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑक्टा जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टेट्रा कितना है, तो भैया 6 दूनी अपने को लिखना है 12, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई। मतलब यार इतना क्या कह रहे हो ना, सड़ू क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में एक जगह पर एग्जांपल दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के पटक दिया नीट में। बात समझ में आ रही है, बस घबराने वाली बात नहीं, खत्म खेल। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो भाई आपका टेट्रा के लिए 2n और हेक्सा ऑक्टा के लिए जो है आपका n हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। तो हमें डी को जो है वो क्या कर देना चाहिए भाई, लॉक कर देना चाहिए। खत्म खेल, खत्म खेल, खत्म खेल। चतुष्फलकीय हमेशा डबल होते हैं किससे, तो भैया अष्टफलकीय से। क्लियर है कहानी। और क्रमशः में यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास है जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 40 है, और हॉफमैनियम जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 72। और यहां पर कभी हमसे कह रहे हैं कि सर दोनों की जो परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं हैं वो समान हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम जर्कोनियम की बात करेंगे तो ये सेकेंड संक्रमण श्रेणी है, संक्रमण। और ये वाली जो है भैया ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि आपकी संक्रमण जो है, संक्रमण क्या है, तो भाई श्रेणी है। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात। चलिए तो जर्कोनियम हमारे पास में है, हॉफमेनियम हमारे पास में है, और हमसे पूछा गया है कि यार दोनों का आकार जो है वो एक समान क्यों है, कोई तो बात होगी ना। बिल्कुल बात है। यहां पर एंट्री होती है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लेंथेनोइड संकुचन। और बेटा हमेशा याद रखो, जब भी डी ब्लॉक, जिसको हम लोग संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, है ना, लास्ट वाले समूह को छोड़कर, जिंक वाले समूह को छोड़कर, तो इसमें जब भी समान आकार की बात आती है, मतलब एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन सब में जब भी समान आकार की बात आती है तो अपने दिमाग में एक मास्टर कॉन्सेप्ट आता है, और वो क्या है आपका, लेंथेनोइड संकुचन। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां विकर्ण संबंध नहीं हो सकता, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में।
राइट दोनों समान समूह के सदस्य हैं, ये एग्जैक्ट इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि नीचे वाला एग्जैक्टली आपका रेडियो एक्टिव तो नहीं है, पर रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव है। जर्कोनियम तो बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया समान यदि दोनों का आकार होगा तो फिर वहां पर एंट्री किसकी होगी? लेंथेनॉइड संकोचन की होगी। बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। नोट करेंगे बेटा, क्रॉस चेक करेंगे। कितने अंक अपने कंफर्म हो गए? इसके पहले वाला क्वेश्चन भी हल हुआ था, ये भी एकदम हल हुआ है। और हम आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर एक हमारे सामने अभिक्रिया दी हुई है, और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट, ये आपको 2 चैप्टर्स मिलाकर पूछ लिया गया है। एक तो आपका ऊष्मागतिकी जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स कहते हो, दूसरा आपका रासायनिक बलगतिकी जिसको आप केमिकल काइनेटिक्स कहते हो, और केमिकल इक्विलिब्रियम भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रहा है। चलो, तो एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए जो है वो बी के लिए अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है यानी कि डेल एच है वो कितनी है? तो भैया माइनस इतनी है। चलो, इतनी है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। देखो, एंथैल्पी यदि आपकी नेगेटिव है, एंथैल्पी में परिवर्तन यदि आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि अतिरिक्त जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो बाहर निकल चुकी है। तो इसका एक मतलब हमेशा होता है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा भाई? कम होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा? तो भैया एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से कैसा होगा भाई? कम होगा। तब तो इसमें से घटाया तो माइनस में आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यदि आपकी एंथैल्पी नेगेटिव में है, एंथैल्पी में परिवर्तन आपका यदि नेगेटिव में है, तो उत्पाद की जो एंथैल्पी है वो कम होगी, अभिकारक की जो एंथैल्पी है वो कैसी होगी? आपने कहा सर ज्यादा होगी। दैट्स ऑल। चलो, एक इंफॉर्मेशन पता अपने को चल गई। अब ए जो है वो आपका क्या है? तो भाई अभिकारक है। बी जो है वो आपका उत्पाद है। तो वो सारे केसेस जिसमें ए कम है, सॉरी ए ज्यादा है और बी कम है, वो तो अपने वैसे ही गलत हो गए। मतलब इसको अपन कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर अपन सॉल्व भी कर लेंगे। बात समझ में? तो आपने कहा सर एंथैल्पी में यदि ये इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन एकदम सटीक है। इसका मतलब ध्यान से देखना, मैं H उत्पाद क्या है अपना? B है, इसको मैं कम बोलूंगा HA से, और ये सेम पैटर्न जो है वो फॉलो हो जाएगा किसके साथ में? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के साथ में। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो यदि ये सिचुएशन होगी तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे भैया, राइट, यदि ये सिचुएशन होगी तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि सर ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना। अब एक ऑप्शन ये है पर यहां पर दोनों इक्वल है, सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। हम इसको न्यूमेरिक तरीके से भी कर सकते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमें पता है कि डेल एच जो होगा आपका, राइट, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? तो भाई एक तरफ है आपके पास सक्रियण की एंथैल्पी, ओके फाइन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माइनस ही क्या हो जाएगा बेटा? राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स ऑल। इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले से यदि आप सॉल्व करोगे, सो पोटेंशियल एनर्जी विल टर्न इनटू व्हाट? बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, ये हो जाएगी आपकी E तो वहीं पर रहेगा माइनस डेल एच। मैं यदि वैल्यूज को पुट करना चाहूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि आपकी सक्रियण की जो एंथैल्पी है वो दी हुई है कितनी? 9.6 किलो जूल प्रति मोल। वो है आपकी नेगेटिव, ओके रुको, इतना इजी क्वेश्चन है यार, बढ़िया वाला सवाल। -4.2 और ये पूरा जो है वो किस में आ जाएगा भाई? किलो जूल प्रति मोल में आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये किस में आ जाएगा? आपने कहा सर ये किलो जूल प्रति मोल में आ जाएगा। दोनों को आप जोड़ देना, कछु ना कछु तो आंसर आएगा ही आएगा। तो 6 और 2 8 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया। तो इतने किलो जूल प्रति मोल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये वैल्यू किसकी होगी भैया? बहुत ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया के लिए सही स्थितिज ऊर्जा का जो आरेख होगा वो कौन सा होगा? अपना बी वाला होगा। और यदि कोई वैल्यू आपसे पूछे कि कितनी वैल्यू में परिवर्तन आया, चेंज आया, तो बहुत ध्यान से देखिए, वो 13.8 सही है ना? बिल्कुल सही है, 13.8 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। हम क्रॉस चेक करेंगे और आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया सवाल था ये, मतलब इट इज लाइक कि आपके पास जो भी नीट के मॉड्यूल्स होते हैं या किताबें होती हैं, जो भी चीज होती है, वहां पर ये हर किताब में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बढ़ेंगे आगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आ जाइए आ जाइए। हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है ट्राइटियम। अच्छा, बता ही दिया। निम्न में से किस कण का उत्सर्जन करेगा? तो जब हम बात करते हैं समस्थानिक की, तो हम कहते हैं कि भैया जो एटॉमिक नंबर है ना वो एक जैसा रहेगा, पर यदि हम परमाणु भार की बात करेंगे, भार क्रमांक की बात करेंगे, तो वो कैसा होगा भाई? अलग अलग होगा। अब यदि हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, अब यदि हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। हाइड्रोजन का सबसे पहले है प्रोटियम 1 1, उसके बाद है ड्यूटेरियम 1 और 2, और तीसरा वाला आपका है ट्राइटियम 1 और 3। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो इसका 1 1 1, ये तो फिक्स है, 0 1 2। बात समझ में आ गई? तो जब आप ट्राइटियम की बात करेंगे तो ये अकेला ऐसा है जो रेडियोधर्मी है। अब सवाल पैदा होता है कि सर रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव क्या है? तो जिनसे अपने आप क्या निकल रहे होते हैं भाई? रेडिएशंस निकल रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकल रहे होते हैं, उनको अपन कहते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही आंसर में नहीं है। अब एंट्री हुई किसकी? ट्राइटियम की, या ट्रीटियम भी कई कुछ लोग कहते हैं इसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो, तो ये कौन सा कण निकालेगा? तो भैया ये गामा रेडिएशन तो नहीं निकालने वाला है, अल्फा रेडिएशन भी नहीं निकालने वाला है, और न्यूट्रॉन अकेला कभी नहीं निकलता। न्यूट्रॉन अकेला कभी भी नहीं निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि ये बीटा नेगेटिव निकालेगा। तो किस प्रकार का रेडिएशन इसमें से निकलेगा भाई? बीटा नेगेटिव निकलेगा। बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं। बात समझ में आई? बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं, पर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि कहां पर पाया जाता है भाई? नाभिक के अंदर पाया जाता है। ये ऊर्जा कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन है बच्चों जो कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्लियर हो गई कहानी? सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। और बिल्कुल भैया मजा आ गया। अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है पिटारे से, है ना। आ जाओ। आरबीसी की कमी हीनता जनित रोग कौन सा होता है, या किससे बेसिकली होता है? इसकी कमी से तो भाई सबसे पहली बात तो एनीमिया होता है। बोलो यस सर। क्या होता है? तो खून की कमी वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका? एनीमिया। बात समझ में? आपने एक सुना भी होगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो सेल होती है ना, वो उसका जो आकार होता है वो शत विशत हो जाता है, या फिर आप एनीमिया कह सकते हो। चलिए भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होगा? सारे के सारे आपके विटामिन है, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि विटामिन B12 जो है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया? ये भी तो एक सवाल है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु वाला अध्याय है, राइट, कक्षा 12वीं का सेकेंड लास्ट चैप्टर। वहां से क्वेश्चन को सीधे सीधे किताब से उठाया, आपके सामने पटक दिया। आपने कहा सर बहुत ही ईजी है, और वैसे ही आप नीट वाले हो, ये तो आपके लिए बड़ा हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो भाई। तो B12 जो होगा इसकी कमी से जो है हीनता जनित रोग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अब कौन से चैप्टर की एंट्री होती है। चलो, तो NaCl है, HCl है, CH3COONa है, और इनकी अनंत तनुता पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें सबकी मोलार चालकता दी हुई है, और हमें CH3COOH की मोलार चालकता निकालनी है। भैया यहां पर एंट्री होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और वहां से भी एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक की एंट्री होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? कोरलॉश का नियम या कोरलॉश लॉ। बात समझ में आ रही है? तो हमें CH3COOH की मोलर चालकता निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना कई बार आपको लगता है सर फिजिकल केमिस्ट्री है सर, न्यूमेरिकल्स होंगे सर, हम नन्हे मुन्ने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, हमको न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दिक्कत चली जाती है। तो अब मत घबराओ, अब इक्वेशन बनाओ। क्या करो? आप इक्वेशन बनाओ। बस इतनी सी आपको कहानी करनी है। आपको मस्त वाली की इक्वेशन बननी है। इन तीनों को यूज करके एक ऐसी इक्वेशन बनाइए कि मुझे ये चीज मिलेगी, अपन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। ट्राई करते हैं। चलिए, तो आपने कहा सर इक्वेशन बनाना तो बहुत ही हलवा वाला काम है, आसानी से हम इक्वेशन बना सकते हैं। भाई अपने को किसके लिए निकालना है? एसिटिक एसिड के लिए निकालना है, CH3COOH के लिए निकालना है। तो कुछ मत करो, एक काम करो, CH3COOH चाहिए ना, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई जो रिएक्शन है बेसिकली वो किस प्रकार से हो रही है। तो देखेंगे भाई CH3COOH जो है ये किसके साथ मिलता है? ये मिल जाता है आपका NaCl के साथ में, नहीं NaOH के साथ में,
NaOH के साथ में मिलेगा, पक्का 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 पक्का, और नहीं NaCl के साथ में मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया आपका NaCl के साथ में। और इसने क्या दिया, तो आपने कहा सर ये देगा भैया CH3COONA, इसको हम बोलेंगे भैया सोडियम का एसिटेट लवण ये हो गया, और साथ में यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl जो है उसका क्या कर लेगा, आपने कहा सर निर्माण कर लेगा। बहुत शानदार वाली कहानी है। चलिए भैया इस कहानी में थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना भाई। मोलार कंडक्टिविटी लिमिटिंग, मोलार कंडक्टिविटी अनंत तनुता पर किसके लिए निकालना है, तो CH3COOH के लिए करना है। ठीक है, अब इसमें पूरा कोरलॉश का नियम मत लगाना, तो उससे क्या होगा, पूरा यदि कोरलॉश का नियम लगाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बेटा। सीधी सी बात, NaCl को उस तरफ लेकर जाओ, CH3COONA जो है उसकी मोलार कंडक्टिविटी प्लस HCl की मोलार कंडक्टिविटी माइनस 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 NaCl की मोलार कंडक्टिविटी, खेल खत्म। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बस सबकी वैल्यूज को अपने को यहां पर पुट करना है और उसके बाद तो बन जाएंगे हीरो। तो CH3COONA की कितनी है, तो आपने कहा सर 91 प्लस HCl की कितनी है, तो भाई 426 माइनस NaCl की कितनी है, तो आपने कहा सर 126। ठीक है, 426 में से 126 गया कुछ 300 के आसपास, और 300 के आसपास ये बन गया आपका, 300 में आपने 91 जोड़ा तो भाई 390 के आसपास जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि आपको सीधे यहां पर एक इक्वेशन बनानी है, और जो चीज रिक्वायर्ड है उसके लिए आप इक्वेशन बना लो। भाई ये NaCl इस तरफ जाएगा तो सिर्फ CH3COOH बचेगा। तो जिसके लिए आपको निकालना है उसकी आपको इक्वेशन बनानी होती है, और इस तरीके से बड़ा इजी क्वेश्चन है। इससे भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन दिया गया है, कहां से है, तो भैया NCERT से। NCERT में ये एक एग्जांपल है। मैं ना एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर क्वेश्चन कहां से आया है वो बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ NCERT, राइट। चलिए भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और बेटा इस बार मतलब ये भी 7 तारीख के दिन जो एग्जाम होने वाली है, राइट, उस दिन भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कहां से आएंगे, NCERT से आएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। चलिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे भाई 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 की सही संरचना जो है वो क्या होगी। डेक मतलब आपके भैया 10 कार्बन हो जाएंगे, बोलो यस सर। 4 है, इसका मतलब चौथे नंबर का जो कार्बन होगा, राइट, चौथे नंबर का जो कार्बन होगा बेसिकली वहां पर आपका डबल बॉन्ड लगा होगा। चौथे नंबर के कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड लगा होगा। चलो भैया वो भी देख लेते हैं अपन, पक्का जी। तो यहीं से अपने को हिंट मिल जाएगी, बहुत ऐसा आपको जो है डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 4th नंबर के कार्बन पे आपको इन यानी कि डबल बॉन्ड चाहिए। चलो देखते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये ऑप्शन में हो सकता है, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, चलो चौथे नंबर के कार्बन पे, क्योंकि इधर से आओगे तो बहुत दूर पहुंच जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो ये तो गलत हो गया। यहां से आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो गलत ही हो गया। इस तरफ से भी आएंगे तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, अरे गलत ही हो गया भैया। चलो यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इधर से भी आओगे तो आप चौथे नंबर पे नहीं मिल रहा। यहां पर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे बच्चों को लगता है सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा। अरे नहीं भाई, कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सी बात है, राइट। तो चौथे नंबर के कार्बन पे आपको सिर्फ एक ही जगह मिल रही है। अब हम ये देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है क्या, जी हाँ बिल्कुल लगा है। क्या छठवें नंबर पे लगा है, जी हाँ बिल्कुल लगा है। और 10 यहां पर आपके पास कार्बन है, चौथे नंबर पे आपका लगा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड। और उस तरीके से यही अपना जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेटा सही जवाब। ठीक है, चलो यार बड़ा बढ़िया सवाल था यार, देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अरे सर कुछ होगा बड़ा भयंकर, बट इतना इजी क्वेश्चन। चलिए भाई थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बात हो रही है वात्या भट्टी की, और ये आपका पूछ लिया गया है धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर मेटल्स वाला जो चैप्टर है वहां से। ये भी अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए बेटा, जो चैप्टर्स आपके 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, वहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली आपके इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई वात्या भट्टी में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान जो है वो क्या है। तो वात्या भट्टी की जब आप बात करेंगे तो हम जब लोहे
का क्या करते हैं भाई, निष्कर्षण करते हैं। बात समझ में आई? जब हम लोहे का निष्कर्षण करते हैं तो उस समय पर हम उपयोग करते हैं इसका वात्या भट्टी का। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो वात्या भट्टी में अधिकतम तापमान जो होता है वो जाता है आपका 2150 केल्विन के आसपास। पर अब 2150 केल्विन तो यहां कहीं पर दिया नहीं है, तो अपन जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा भैया 2200 केल्विन के आसपास। तो सही जवाब जो है वो कितना हो जाएगा भाई 2200 केल्विन के आसपास यहां पर सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है जी, नोट करेंगे बेटा। चलो बढ़िया सवाल था यार। और आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे भाई उस यौगिक की जो हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ क्रिया करके ठोस बनाता है, जो क्षार में कैसा है, बेस में कैसा है, घुलनशील है। ठीक है, एक बार रिएक्शन लिखो, करते हैं आगे, मजा आने वाला। चलो चलिए भैया, तो एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम हलवा क्वेश्चन, क्योंकि अपने को पता है कि भाई हिंसबर्ग आपका जो रिएजेंट है वो बेसिकली क्या है। तो आपने कहा सर हमारे पास एक बेंजीन है, बिल्कुल सही बात। इस बेंजीन के ऊपर यहां पर जो है SO2 लगा हुआ है और पड़ोस में जो है वो है आपका फ्लोरीन, और इसके साथ कौन मिलेगा और एक ऐसा पदार्थ बनाएगा जो कि क्षार में कैसा है, घुलनशील है। तो ध्यान से देखेंगे भैया, देखो एक ये तो मिलेगा और बाकी तो फिर है ही नहीं, बाकी तो फिर कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, राइट। तो इसके साथ में कनेक्ट हमेशा कौन होता है, तो C2H5NH2। बहुत ध्यान से देखिएगा, C2H5NH2 जो है ये इसके साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। मतलब इस कहानी को हम ये कहेंगे कि एक प्राथमिक एमीन आपका जो है, बात समझ में आ रही है, प्राथमिक एमीन जो है वो यहां पर आपका कनेक्ट होगा। देखो बहुत सारे बच्चे इस एक पॉइंट को लेकर कंफ्यूज रहते कि सर ये कैसे होगा, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं होगा, हमें यहां पर एक प्राइमरी अमीन चाहिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये वाला आपका सेकेंडरी है, ये वाला आपका टर्शियरी है। तो प्राइमरी अमीन जो है वो इफेक्टिवली कनेक्ट होगा किसके साथ में, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, हिंसबर्ग अभिक्रमक यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। और जो चीज हमें मिलेगी वो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, देखो यहां पर आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आपने कहा सर 2, और वहां पर कितना क्लोरीन दिख रहा है, आपने कहा सर 1। तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन जो है ना बाहर निकाल के आपस में कनेक्ट होके दूर चले जाएंगे। अब बचा कौन, NH बचा। तो बस क्या करने का, हीरो बनने का। कैसे बनोगे हीरो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मैंने कहा भैया ये लो ये लो ये लो, यहां पर हो जाएगा आपका SO2 और यदि आप यहां पर NH लगाते हैं, क्योंकि एक तो वहां चला गया है, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, इतना। तो ये हमें उत्पाद मिलने वाला है। एक रिएक्शन की भी रिवीजन हमारी हो गई, और ये वो अभिक्रमक या फिर रिएक्टेंट है जो हम यूज करेंगे इस प्रकार के घुलनशील उत्पाद को बनाने के लिए। तो जो चीज अभी हमको मिल रही है ये बेसिकली, जब हम क्षार की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, तो उसमें क्या है, घुलनशील है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, राइट, चेक करते हैं। और मैंने कहा भैया बिल्कुल सही वाली बात है ना। चलो आ जाओ। निम्न विलयनों को बनाया गया है किसमें, तो 250 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज है। ओके जी, P1 प्रेशर में चेंज आएगा क्या, अच्छा परासरण दाब का सवाल है। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। सवाल क्या है, बहुत जरूरी है, बड़ा सवाल है, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो भाई हमारे पास जो है 250 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज है जो कि P1 परासरण दाब दे रहा है। 250 ml जल में 10 ग्राम यूरिया है, राइट, जो कि आपको P2 परासरण दाब दे रहा है। और इसी 250 ml जल में आपका 10 ग्राम सुक्रोज है, और सुक्रोज बोले तो शुगर बेसिकली, और इसको घोलकर आप P3 के बराबर का जो परासरण दाब है वो लगा रहे हैं। चलिए, तो अब आपसे पूछा गया कि भैया परासरण दाबों को घटते क्रम में कैसे आप अरेंज करोगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते कक्षा 11वीं में, वहां से हम देखते हैं PV = nRT। इससे हम डिराइव करते हैं एक मस्त वाला फॉर्मूला, पाई = व्हाट, परासरण दाब के लिए जो आपका पाई P होगा दैट विल टर्न इनटू पाई एंड N डिवाइड बाय V, और ये यहां पर हो गया आपका RT। बात समझ में आई। अब भाई नंबर ऑफ मोल्स यदि हम सबके निकाल लेंगे, यदि हम सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, बात समझ में आ रही है, तो हमारा काम चल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। अब सबका, क्योंकि दिया गया द्रव्यमान, बड़े ध्यान से देखिएगा, सबका जो दिया गया द्रव्यमान है वो एक समान है और सबका आयतन भी एक समान है। भैया देखो ध्यान से, सबका जो दिया गया द्रव्यमान है वो एक समान है। तो W इज हियर कांस्टेंट, तो यहां पर कांस्टेंट क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। तो W डिवाइड बाय
RT बटे W बाय आपने M किया था मोलर मास और V, ये पूरा कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? ये पूरा कैसा होगा? तो भाई आपका नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये रुको 1 बटे कैपिटल M, यहां पर आपका WRT बटे V जो है ये आपका कैसा होगा भाई? स्थिर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ सर। तो अब सीधे सीधे आपका जो परासरण दाब है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद क्या भैया? तो 1/m। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके अणुओं की जो आकार है वो भी बड़ी होगी और उसका परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा। आपने कहा वाह, इतना सारा कॉन्सेप्ट, राइट? तो जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका परासरण दाब जो है वो कम होगा। अब ऐसे मत करना, देखो एक तो नीट वाले बच्चे ना मेहनती बहुत होते हैं, पर पता है आप लोग क्या करते हो बेटा? हर चीज में ना एकदम लॉन्ग मेथड यूज करते हो। अब बहुत सारे बच्चे हमारे जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि हम तो सर सबका मोलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अरे काहे करना, देखकर बताओ ना। आपको पता है कि इसका सबसे ज्यादा है, कार्बन और ऑक्सीजन काउंट कर लो, 12 है, 11 है, बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे कम तो P3 होगा। अब इन दोनों में आ जाते हैं, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन, कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर ये यहां पर P1 आ जाएगा और ये यहां पर P2 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए और वहां से आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि किसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा है और किसका कम है। और ये कैसे आएगा? तो भैया ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। बस ढेर सारे क्वेश्चंस की अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये सारी कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलो चलिए भाई, तो ए ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल सही है और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आ जाओ। अब हमारे सामने एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है और यहां पर मैं HBr मिला रहा हूं, यहां पर मेरे पास में एक एल्कीन है और वहां पर मेरे पास में एक पर ऑक्साइड, राइट? मेरे पास वहां पर एक पर ऑक्साइड आयन है। अब मेरी इस क्वेश्चन के साथ एंट्री होती कक्षा 11वीं में, जहां पर हम बात करते हैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम के बारे में। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, परऑक्साइड इफेक्ट जब होता है तो आपका जो ब्रोमीन होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया को हम लोग हैलोजिनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब आपका जो ब्रोमीन होगा वो उस, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा ये कंफर्म है, ब्रोमीन आपका वहां पर कनेक्ट होगा जिस कार्बन से, ब्रोमीन आपका वहां पर कनेक्ट होगा जिस कार्बन से अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं या फिर जो कॉर्नर वाला कार्बन है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रोमीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये उत्पाद अपने को मिल जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कैसी कहानी है? तो आपने कहा सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, चलो तो सीधे सीधे आपका आंसर आपके सामने है। कक्षा 11वीं की किताब से उठा लिया गया एक सीधा सीधा सवाल जो कि यहां पर पूछ लिया गया है। ठीक है ना? चलिए यार, इतने हलवा क्वेश्चन यार, मतलब एनसीईआरटी से सीधे सीधे, बहुत मजा है इसका। तो ठीक, चलो स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो बस ऐसा करते 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 सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपन निपटा देंगे और ऐसा करते करते जो आने वाली आपकी एग्जाम्स अभी जो आ रही है या फिर जो आने वाली है, राइट, इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। चलिए भाई, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो है। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत या दूसरा सही पहला गलत है, ये आप लोगों को बताना है। दैट्स ऑल। ठीक है, मैंने कहा है एस्पिरिन है और पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल सुनो तो सबसे पहले आता है फीवर वाली फील आती है। बात समझ में? तो हमने कहा भैया एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है और दोनों ही स्वापक पीराहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स वर्ग के हैं। नहीं भैया, नार्कोटिक थोड़ी है, ये तो नॉन नार्कोटिक है ना। हाँ, दैट्स ऑल। इसका मतलब ये वाला जो अपना है ये तो गलत हो गया। वहीं के वहीं यदि हम बात करें मॉर्फिन और हेरोइन की, है हेरोइन की बात हो रही है, सवाल में हेरोइन आ चुका है। मॉर्फिन और हेरोइन मतलब कि भैया सर चकराने वाली दवाइयां। बात समझ में आ रही है? सर चकराने वाली दवाइयां जिसको बेसिकली हम लोग ड्रग्स भी कहते हैं, हालांकि ड्रग्स में सब आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो मॉर्फिन या हेरोइन जो है वो अस्वापक या फिर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, राइट? नहीं, ये नार्कोटिक्स है। तो ये भी कैसा है आपका? आपने कहा सर गलत है।
क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो ये भी कैसा है? तो भैया ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों गलत जो हैं, आपके कथन जो हैं वो कैसे होंगे? ठीक है, गलत होंगे। दोनों कथन सही नहीं है, दोनों कथन गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्या बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल, खत्म खेल यार। कहां से उठाया था पता है ये वाला क्वेश्चन? मतलब जब हम केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, राइट, वहां पर जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अब हम भी कई बार आप लोगों के साथ में जो है वो किताब पढ़ते हैं, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो चौथे या पांचवें पन्ने पर कहीं ना कहीं पर नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स दवाइयों के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन गिवन है। वहां से इस क्वेश्चन को इन्होंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, चलिए भैया और आगे बढ़ेंगे, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, चलिए, CX बंद की बंद एंथैल्पी का सही क्रम क्या है? मतलब ये कि बंद एंथैल्पी क्या होती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो आप कहोगे सर बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एंथैल्पी या ऊर्जा हम देते हैं उसको हम बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बंद एंथैल्पी या आबंद एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास में कॉमन है CH3, ओके, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। भाई सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे देखो आपका जो धनायन है, ठीक है, आपका जो धनायन है वो तो आपका कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे ऋणायन का साइज बढ़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, जैसे जैसे ऋण आयन का आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ऋणायन का साइज या आकार बढ़ेगा वैसे वैसे वो बड़ा होता जाएगा। बॉन्ड जो है, आबंध जो है, उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आपको एक ध्यान चीज रखनी है कि ऋणायन का आकार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ किसके साथ में? आबंध लंबाई। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेंथ या बंध एंथैल्पी आपकी जो है। बात समझ में? तो जितना ज्यादा आबंध लंबाई होगी उस आबंध को तोड़ना उतना आसान होगा और उतनी उसकी बंध बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कैसी हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो भाई सब सीधी सी बात यह है ना कि यदि हम देखें तो यहां पर CH3 है, फ्लोरीन, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग भी कर रहा है पर अपनी तरफ एकदम खींच कर रख रहा है। बात समझ में? तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उससे थोड़ा आसान होगा इससे, उससे थोड़ा और आसान होगा इससे, राइट, और उससे थोड़ा और आसान होगा यदि आप बात करते हो किसकी? राइट, फ्लोरीन और सॉरी आयोडीन की। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी? आपने कहा हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल हमारा कैसा होगा भैया? सही होगा। और इस तरीके से जो है खेल हो गया खत्म। अच्छा सवाल था, तगड़ा सवाल था। ठीक है जी, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे BF3 के बारे में, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बारे में। और यह एक समतलीय और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक का मतलब यह है कि बोरॉन ने सारे तामझाम कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट ऑर्बिट पे 8 नहीं हो पा रही है। बात समझ में? तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहेंगे। केंद्रीय परमाणु का संकरण और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तो यह आपको बतानी है। सुपर डुपर हलवा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। कैसे? अरे बताओ कैसे? ये रहा बोरोन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा भैया पहला फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, और ये क्या रहा आपका? तीसरा फ्लोरीन रहा। ठीक है जी, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, बस थोड़ा सा ना नीचे आ जाएगा, दैट्स ऑल। थोड़ा सा ना नीचे आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से वी मस्ट कॉल इट बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, सॉरी ट्राइफ्लोराइड। बात समझ में? अब यदि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, देखो ना अष्टक रूल, राइट, अष्टक रूल के हिसाब से यदि हम देखें तो अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन ऑफ जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के लिए भाई वो 6 ही हो रहे हैं, तो 6 हो रहे हैं। ठीक है, और बोरॉन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ये तो यार एक नीट वाला बच्चा जिसने एकदम बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ रखा है उसको भी पता होगा। कैसे? कि सर देखो 120 डिग्री यहां पर बन रहा है, सो दिस मस्ट बी sp2, दैट्स ऑल। तो दिस मस्ट बी sp2, दैट्स ऑल। खेल खत्म।
क्या ये कहानी समझ में आई? ये बहुत सिंपल कहानी थी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। और यदि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन को इजी कहा था, तो ये देखो भैया, केमिस्ट्री की इतिहास का सबसे आसान सवाल अभी हमारे सामने आया हुआ है। यदि हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मागतिकी की, यदि हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मागतिकी की, तो हम सब जानते हैं कि भैया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR होता है। और Cp क्या है? तो जब आपका दाब नियत है, स्थिर है, उस समय पर ऊष्माधारिता। Cv क्या है? तो जब आयतन नियत है, स्थिर है, उस समय पर ऊष्माधारिता। n क्या है? तो मोलों की संख्या। और r क्या है? तो आप सभी जानते हो r क्या हो जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, r हो जाएगा आपका गैस कांस्टेंट, यानी कि गैस स्थिरांक। अब इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मैं कह रहा हूं भैया 1 मोल है, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 मोल है। निम्न में से कौन सा विकल्प 1 मोल आदर्श गैस के लिए Cp और Cv के बीच में सही संबंध को स्थापित करेगा? जब 1 मोल है, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? क्या क्या बात है, मजेदार। चलो, हाँ 2021 ना, इसके पहले मैंने आप लोगों को 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बड़ा इजी क्वेश्चन पेपर है, पर जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को देख रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि भैया मतलब सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी थी बस। आपने यदि सिर्फ आपने एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री के जो 50 सवाल हैं, जिसमें से अपने को 45 करने हैं, उसमें से 43 क्वेश्चन सीधे सीधे कहां से पूछे गए हैं? एनसीईआरटी से। क्या कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। दैट्स ऑल। यार इजी क्वेश्चन है यार, मतलब मजेदार है बच्चों, ठीक है। चलो, हम और आगे बढ़ने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि भैया निम्न क्षारीय मृदा धातु हेलाइडो में से कौन से सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? बहुत ध्यान से देखिएगा, छिपा है एक कॉन्सेप्ट। सहसंयोजी जो होता है ना, वो सामान्यतः अधातु प्लस अधातु में बनते हैं, ठीक है। और आयनिक जो होते हैं वो आपके धातु और अधातु के बीच में बनते हैं, क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि धातु आपका इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बढ़िया वाली बात। तो सहसंयोजी बनते हैं इसमें, पर यहां पर भी होते हैं कुछ अपवाद। और ऐसा नहीं कि अपवाद होते हैं तो बस अपवाद होते हैं भाई, उसके पीछे पूरी पूरी कहानी होती है, ऐसा नहीं होता। अब यहां पर एक अपवाद है कि बेरिलियम जो है, राइट, बेरिलियम जो है वो है तो एक धातु, पर वो कनेक्टेड है अधातुओं से, तो होना तो आयनिक चाहिए। बात समझ में आ रही है? पर इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है? तो भाई सहसंयोजी है। इसके पीछे का कारण है कि इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो कम है, दूसरा इसका जो आकार है वो भी कैसा है? तो भाई कम है। बात समझ में आ गई? तीसरी बात ये कि इसमें अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही कितनी है? तो आपने कहा सर 3 है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हो गई कि सर ये तो हो गया अपवाद वाली बात। तो बेरिलियम क्लोराइड की जब आप बात करेंगे तो ये क्या होगा भाई? अपवाद होगा। यहां पर धातु और धातु के होते हुए भी आपको जो चीज मिल रही है वो कैसी मिलेगी? सहसंयोजी मिलेगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी कि ये कार्बनिक विलायकों में भी कैसा है? तो आपने कहा सर घुलनशील है। दैट्स ऑल। तो ये कार्बनिक विलायकों में भी कैसा है? तो आपने कहा सर घुलनशील है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो खत्म बात। तो ये कार्बनिक विलायकों कैसा है? घुलनशील है। क्या इतना क्लियर हो गया? आपने कहा सर एकदम चकाचक क्लियर हो गया, और अपन जो है सही जवाब ढूंढ लिया, ठीक है। चलो अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आइए, एक कार्बनिक यौगिकों में 78% भार द्वारा कार्बन और बचा हुआ हाइड्रोजन है। इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसका इन्होंने भी दे दिया, ये परमाणु भार भी दे दिया। मतलब इतना इजी। मैं कह रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी फॉलो करना है तो 11th 12th की आपने फॉलो की, वहां से आपने क्वेश्चंस बनाए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। 9th क्लास से क्वेश्चन उठाओगे, ये देखो 9th क्लास से क्वेश्चन उठाया गया। कहां से उठाया गया? तो स्टूडेंट्स ये सवाल उठा लिया गया 9th क्लास से, जब आपने पहली बार इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, राइट, जहां पर हम मूल कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे 9th क्लास में फर्स्ट टाइम। वहां से इन्होंने एक क्वेश्चन उठा लिया। इन्होंने कहा कि भैया सुनो, कार्बनिक यौगिक है,
तो कार्बन जो है वो आपका 78% है, और क्या है भाई, हाइड्रोजन जो है वो कितना होगा यार, 78 है ना, तो 78 में 2 जोड़ूंगा तो 80, फिर 20 जोड़ूंगा तो 100, ठीक है भैया, 22% जो है आपका हाइड्रोजन है। तो यदि हम इसको द्रव्यमान में परिवर्तित कर दें, है ना, मतलब मैं कहूं कि भाई 100 ग्राम के लिए, 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन के लिए, हाइड्रो कार्बन के लिए, तो मैंने कहा भाई 100 ग्राम हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि जो कार्बन है उसको अपने को 78 ग्राम लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो है उसको आपको 22 ग्राम लेना पड़ेगा। अब याद करो 9th और 11th में हम लोगों ने टेबल वाली मेथड पढ़ी है, जहां से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या सूत्र जो है वो निकालते थे। बात समझ में आ गई, बस खत्म बात। दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो। कार्बन के मोल की संख्या होगी 78/12, 12 6 72 और 12 12 6 72, 6 बचा 12 पंचे 60, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन 22 मोल आपके हाइड्रोजन आ गए, कार्बन के आपके, सही है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है, मजेदार बात। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो भाई आपको एक n निकालना होता है, ठीक है, मोल निकालने होते हैं किस में, जो भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें। तो आप याद करो यहां पर हम करते क्या थे, अणुओं की संख्या जब हम निकाल रहे होते थे तो यहां पर हम क्या करते थे, जो छुटकू वाला है ना, बात समझ में आ रही, उससे जो बड़ा वाला है उसको आप क्या कर दोगे, तो आपने कहा सर हम डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई, जो छोटा वाला है इससे आप बड़े वाले को आप क्या कर दोगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप इसको डिवाइड कर दोगे। 22% ये हो गया, 1 हो गया, ये हो गया आपका 22। बात समझ में आ गई? ने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो छोटे वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे और बड़े वाले को भी छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू सबसे कम आती है, जो भी वैल्यू, दोनों में कितने भी तत्व हो सकते हैं, जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी, बात समझ में आई? बोलो यस सर। जो भी वैल्यू सबसे कम आएगी उसको, उससे बाकी की सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। 6.5 सबसे कम है, 6.5 डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया, तो आपने कहा सर 1। यहां पर यदि हम विभाजित करेंगे तो भाई हमें कितना मिलेगा तो 6.5 है। हम्म 6.5 है। 6 का देखो, ये तो कंफर्म है कि 18 और 7, सिक्स 6.5 है ना, तो ठीक है भैया। 6 3 कितना होगा आपका, 18 होगा। 6 4 कितना होगा, तो 24 होगा, और वहां पर 22 है। 6.5 है, 6.5 इंटू, अच्छा 6 4 आपका कितना है, तो भाई 24 है, तो नहीं हो सकता। 6 3 यदि हम देखते हैं तो 18 है, और 7 3 यदि हम देखते हैं तो भैया ये तो आपका 21 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। 6.5 का 3 से जाएगा तो इसके बीच में कहीं पर आएगा। 7, हाँ, दिस इज अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज अराउंड 3 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो बड़े ध्यान से देखो भाई, 6 चौके आपका 24 होता है। बात समझ में? तो यदि मैं 6.5 से 4 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट भाई, 5 चौके इसकी 0, हाथ की 2, और 6 चौके 24 और 2 26। तो यार ये तो एक्सीड कर गया ना, तो 3 समथिंग के आसपास ही आएगा। ये डन है कि 3 पॉइंट समथिंग के आसपास ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास ही आएगा, और बस इस तरीके से अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। पक्का? कहा एकदम पक्का पक्का।
बात समझ में आ गई? चलिए भैया, तो ये यहाँ पे तो इसने अटका ही दिया था, बट हाँ दिस मस्ट बी 3 पॉइंट समथिंग, और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका CH3 हमारा आंसर हो जाएगा। मस्त वाली कहानी, 9th क्लास के सवाल ने न्यूमेरिकल में अटका दिया, अपन बहुत हीरो बन रहे थे 11th-12th में, ठीक है। चलो सो ठीक है, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन बेस्ड हो सकता है ना। चलिए एक बढ़िया सवाल है, 2 ब्रोमोपेंटेन के वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुक्त उत्पाद जो है वो पेंट-टू-ईन है। उक्त उत्पाद का निर्माण जो है वो आधारित किस पर होगा? बहुत बढ़िया सवाल कि भैया अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें जो उत्पाद है वो किस पर आधारित जो है वो होगा? सेथ जेफ पर, हुंड पर, हॉफमैन पर, हकल पर। बात समझ पाई? बहुत बढ़िया सवाल है, इसका मुझे चाहिए पहले रिएक्शन आप लिखेंगे, आंसर बताएंगे, डिस्कशन करेंगे, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो आपने कहा सर एकदम बात क्लियर है, हमने क्या किया भाई, 2 ब्रोमोपेंटेन ले लिया, मतलब कि पहला कार्बन, मैं कह रहा हूं दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन जहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, और भैया ये हो गया आपका 5वां कार्बन, और ये अपने को मिल गया 2 ब्रोमोपेंटेन। अब यदि हम इसका डिहाइड्रो हेलोजनेशन करते हैं, यानी कि हम इसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन को भी हम बाहर निकाल रहे हैं और हेलोजन को भी हम बाहर निकाल रहे हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमको एक उत्पाद मिल रहा है विच इज व्हाट, पेंट-टू-ईन, ठीक है। तो अब ये उत्पाद आपको जो पेंट-टू-ईन मिल रहा है ये बेसिकली किस कारण से आपको मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सा नियम पर ये आधारित है। तो एक काम करते हैं, यदि हम इसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, इधर से ब्रोमीन निकलेगा तो ये कंफर्म है कि यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये जो कार्बन है इसमें बनने वाला डबल बॉन्ड या तो इस तरफ बनेगा या फिर उस तरफ बनेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो हमने कहा भैया पहले इधर बना लेते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर ये यहां पर CH3 था, सो दिस विल टर्न इनटू CH2, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये यहां पर CH एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CH3। ये पहला ऑप्शन था। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में जो कि यहां पर बन सकता है। आपने कहा सर अब जो है वो यहां पर बन जाएगा भाई, क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन भी बाहर निकालना है और एक हेलोजन जो है स्टूडेंट्स वो भी कैसा करना है तो भी बाहर निकालना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो इस तरीके से हमने 2 ऑप्शन हमें मिले, पर ध्यान से देखिएगा सेथ जेफ का नियम कहता है, सेथ जेफ नाम भयंकर है, सेथ जेफ का नियम क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया अब डबल बॉन्ड आपको वहीं पर मिलेगा। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड आपको वहीं पर मिलेगा जिसके आसपास कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। जैसे इस डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ठीक है, और जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके इधर भी कार्बन। तो जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप कनेक्टेड होंगे वहां पर आपका डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। इस जगह पर यदि आप देखेंगे तो भैया इस तरफ तो कार्बन ही नहीं है ना, मतलब ये कैसा बनेगा, ये कम बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये कैसा बनेगा भाई, ज्यादा बनेगा। तो वही तो पूछा गया है कि मुख्य उत्पाद जो है वो क्या बना, पेंट-टू-ईन बना। आप ध्यान से देख सकते हो, 1 2 2 पे ईन लगा हुआ है, पेंट-टू-ईन। बात समझ में आ गई? तो सेथ जेफ का नियम ये कहता है कि जब आपका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा तो जिस भी कार्बन से डबल बॉन्ड बन रहा है उसके दोनों तरफ यदि कार्बन होते हैं या फिर कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ऐसा उत्पाद जो होगा वो मुख्य होगा, दूसरे जो है वो उत्पाद आपके कम बनेंगे। चलिए भाई, बड़ा बढ़िया सवाल था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम हलवा क्वेश्चन। और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें पूछा गया है कि इस अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम क्या है। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम NCERT, बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि इस रिएक्शन को हमें कर लेना चाहिए। एसीटोन है हमारे पास, इसका मतलब CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और भैया ये यहां पर CH3 है, ड्राई ईथर है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए C2H5MgBr है, मतलब आपके पास ग्रिगनाट अभिक्रमक भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ना, ये टूटने वाला है। एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों नहीं टूटेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, है ना, ये पूरा आपका जो यहां पर लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, C2H5MgBr फिर H+ आयन, फिर शुष्क ईथर, चलो ये पूरा लिख दिया बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये वाला जो C2H5 आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्ट हो जाएगा इधर पर आकर, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CH3C। एक तरफ तो आपका डबल बॉन्ड था वो टूट गया, H यहां पर आकर कनेक्ट हो गया, यहां पर आपका ये CH3 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड टूटा है इसलिए अब यहां पर C2H5 हो जाएगा।
राइट इसी C2H5 को आप क्या लिख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, दिस विल टर्न इनटू व्हाट, CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, जिसको आप लोग मैथिल कहते हो। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ओल या ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन नहीं, गलत हो गया, पेंटेन नहीं, पेंटेन नहीं, 2 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल, एंड दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, कहां से भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12वीं से, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यार, चलो कोई बात नहीं। तो यदि आपने प्रैक्टिस की है, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए भैया अगला सवाल हम करने वाले हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है, यहां पर बात हो रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जहां पर हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैसों के बारे में। चलो सबसे पहली बात तो ये कि ज्यादा रिएक्शन करती नहीं है, ज़ेनॉन अकेला ऐसा जो थोड़ी बहुत रिएक्शन कर लेता है, पर बाकी तो रिएक्शन भी नहीं करती। दूसरी बात ये कि ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है, मतलब बहुत कम तापमान पर आप लेकर जाओगे तब जाकर कहीं पर ये कैसी होगी भैया, लिक्विड होगी, सॉलिड तो आप बना ही नहीं सकते, दैट्स ऑल। चलो तो उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा, उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलय है, ये तो यार सही बात है, असत्य देखना है ना, तो ये तो सत्य है। उत्कृष्ट गैसों के गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं भैया, भयंकर कम होते हैं। आप सोच कर देखो कि 0 डिग्री सेल्सियस भी आप यदि कर दोगे तो भी वो गैसीय अवस्था में है, मतलब कितना निम्न उनका गलनांक और भाई क्वथनांक रहा होगा, ये हो गया असत्य। चलिए इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल लगता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कैसी होती है, तो भाई मोनो एटॉमिक होती है, एक परमाणविक होती है, बहुत ज्यादा कनेक्शन होता नहीं है, राइट। दूसरी बात, उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च और धनात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बड़ी टेढ़ी खीर है, बात समझ में। इनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल ही नहीं सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भयंकर सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 3 चीजें सही हैं, एक असत्य है, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलो इजी, बहुत ज्यादा इजी। चलिए भैया थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि भैया T तापमान पे डाइमेथिलामीन का pKb दिया हुआ है, डाइमेथिलामीन, ओके फाइन, डाइमेथिल यानी कि CH3, फिर ये यहां पर आपका Na हो गया, अरे बाबू बन जाओ बाबू, ठीक है, यहां पर N हो गया, फिर यहां पर CH3 हो गया, यहां पर H हो गया। इसका pKb दिया हुआ है कितना, 3.27, ओके। एसिटिक अम्ल भी दिया हुआ है, कक्षा 10वीं से खूब पढ़ रहे हैं हम इसको, और इसके लिए pKa दिया हुआ है, और ये है आपका 4.77। इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो दोनों आप देख रहे हो ये कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों दुर्बल कैसे हैं, दुर्बल क्षार है ऊपर वाला, नीचे वाला दुर्बल अम्ल है, इसलिए pKa और pKb इज ऑलरेडी गिवन हियर। आपको डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट विलयन का पीएच मान बताना है, मतलब ये जो है बेसिकली वो क्या है भाई, एक प्रकार का लवण है, और कैसे बना होगा, तो इन दोनों के मिलने से बना होगा, बात समझ में आई। तो ऐसे समय पर जब कोई लवण बनता है इन दोनों के मिलने से, यदि मुझे उसका पीएच निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 7, बोलो यस सर। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अरे भैया के pKa माइनस pKb ये मुझे करना पड़ेगा, इससे मेरा पीएच जो है वो आ जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, राइट। आपने कहा हाँ जी सर, चलो तो भाई ये आपका हो गया 7 प्लस 1/2 pKa कितना है, तो बेटा अपना 4.77 माइनस pKb कितना है, तो भाई 3.27। यार ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेते हैं। तो 7 में से 7 गया तो 0 बचा, 17 में से नहीं, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। बटे 2 तो हमारे पास सामने दिया ही है।
तो 1.5 को यदि आप नीचे की तरफ लिख देंगे, सो दैट मतलब 2 से डिवाइड यदि आप कर देंगे, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट 0.75। तो ये पूरा आ जाएगा आपका 7.75 के आसपास। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है भैया वो हमारे सामने दिया हुआ है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है ही नहीं, और क्यों घबराएंगे भाई, इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कक्षा 9वीं विलियन के बारे में जब हम बात करते थे, कोलाइडी विलियन के जब बारे में हम बात करते थे, तो भैया वहां से एक सवाल पूछ लिया गया कि टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 2021 वालों बहुत सारे पुण्य वगैरह किए थे क्या आप लोगों ने? इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए एनसीईआरटी से, सीधे सीधे, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था अभी तक। ठीक है, कोई रिएक्शन रही होगी, यदि आपको नहीं पता होगी तो आप उसको टफ कह सकते हो, पर सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से। चलिए भाई, टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही विकल्प आपको बताना है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा, ये नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप इन तीनों की बात करोगे तो ये विलियन है, और जब आप स्टार्च विलियन की बात करोगे तो ये कोलाइडी विलियन है। बात समझ में आई? तो ये कैसा है भैया? कोलाइडी विलियन। और कोलाइडी विलियन जो भी होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कणों का जो आकार होता है, वो एकदम ट्रू सॉल्यूशन यानी कि विलियन से बड़े होते हैं, और निलंबन यानी कि सस्पेंशन से कैसे होते हैं? तो भाई छोटे होते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये हो गया आपका कोलाइडी विलियन। और कोलाइडी विलियन ही क्या होते हैं भाई? टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब ये कि जब इसमें हम टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो इसके सारे जो कण होंगे वो इधर उधर जाते हुए, भटकते हुए, घूमते हुए हमें दिखेंगे। इस प्रभाव को या इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। राइट, चलो भैया, मतलब यदि आपके कमरे में खिड़की की थोड़ी सी जगह से रोशनी आ रही है तो वहां पर कमरे के अंदर के डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखेंगे, वो भी एक प्रकार का क्या है? तो टिंडल इफेक्ट है। स्टार्च विलियन या स्टार्च सॉल्यूशन मस्ट बी अ काइंड ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलो, पक्का? बिल्कुल पक्का। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है। अच्छा, अम्लीय सामर्थ्य का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो जल्दी H+ आयन दे दे, जो जल्दी कैसा कर दे? तो भैया H+ आयन दे दे, हम कहेंगे कि उसका अम्लीय सामर्थ्य या एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है? बहुत ज्यादा है। चलो भाई, पीएच की बात नहीं हो रही है यहां पे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, जो जल्दी H+ आयन दे दे। ठीक है, चलो, अब दूसरा कथन दिया, ये तो सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा कथन देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो तत्व का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे बंध की जो प्रबलता है वो घटती है। भाई सीधी सी बात है, तत्व का आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब ये कि जो प्रबलता होगी वो कैसी होगी? तो घट जाएगी। तो यार ये भी बात बिल्कुल सही है, तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा। अरे ये बिल्कुल सही बात है भैया, इसको बिल्कुल खोपड़ी में अपन सेट करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही हैं, और दूसरा कथन तो अभी कथन का यानी कि पहले कथन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब दोनों के दोनों ही कैसे हैं भैया? सही है, सही है, सही है। बात समझ में आई? खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक क्लियर हुई, और दोनों ही ऑप्शंस अपने कैसे होंगे? बिल्कुल सही होंगे। दैट्स ऑल। यार तो छोड़ो, अब सारी एनसीईआरटी से हैं तो फिर अब क्या करें? इसको हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, चलो, और अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो केमिस्ट्री में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो अलग अलग चैप्टर्स में, सो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्या बात हो रही है? एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट यानी कि EDTA आयन क्या होगा? अब ये सवाल उठाया इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि उपसहसंयोजक रसायन से। कहां पर दिया है ये डायग्राम? तो भैया आपकी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर है ना, बात समझ में आई, उस पर 6वें या 7वें नंबर के पेज पे ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि सर सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कितने नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, क्या है भाई, देख लेंगे। चलो, एथिलीन यानी कि CH2 और यहां पर भी CH2, राइट।
चलो यहां पर क्या लगा होगा, तो भैया n लगा होगा, इधर पे भी n लगा होगा। नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 5। नाइट्रोजन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। 3 के साथ वो बॉन्ड बनाएगा और 2 के साथ वो जो है हीरोपंथी बचाए रखेगा। अपन थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे रे बाबा। CH2 और यहां पर भी मुझे मिल रहा है CH2, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा 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 ऐसा। देखो इथाइलिन तो बना लिया, डायमीन भी बना लिया, टेट्रा एसीटेट, मतलब कि यहां पर CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब यदि मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ऐसी कितनी जगह है जहां पर लिगेंड हम बना सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6। राइट, इसका मतलब यह होगा कि ये जो लिगेंड है ये कैसा होगा, षटदंतुर, 6 दांतों वाला षटदंतुर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट, 6 दांतों वाला। कौन से 6 दांत, पहला, दूसरा और ये 4। ठीक है, चलिए तो एक बात तो क्लियर हो गई कि 2 नाइट्रोजन पे 4 ऑक्सीजन पे, 4 ऑक्सीजन पे 2 नाइट्रोजन पे, अरे पहले ही सही हो गया, एक दंतुर नहीं होगा ये साहब, गलत, कई बार पढ़ा अपन ने। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर ये तो था हलवा क्वेश्चन एकदम चकाचक वाला। ठीक है, चलो भैया नोट करेंगे। हाँ जी, चलिए तो यदि आपको डायग्राम्स क्लियर है तो लिगेंड्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, और अपन ने बहुत सारे लिगेंड्स की क्या की है, तो भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स की हुई है। क्या ये कहानी समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और 2021 का जो पेपर है उसका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, उस पर हम धावा बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहां पर बॉयल के नियम के बारे में, और बॉयल का नियम कहता है कि सर दाब यदि बढ़ेगा ना तो आयतन कैसा होगा, कम होगा। याद करो वो पिस्टन वाला एग्जांपल जिसको हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं और थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी में कई बार पढ़ा हुआ है। तो बॉयल का नियम कहता है कि आयतन कम कर, प्रेशर बढ़ाओगे तो आयतन ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि यदि आप P और V के बीच में ग्राफ बनाओगे, देखो P और 1/V के बीच में बनाओगे तो ये मिलेगा, पर यदि आप P और V के बीच में ग्राफ बनाओगे बच्चों तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब यहां पर आप धर्म संकट में फंस गए क्योंकि A ऑप्शन और D ऑप्शन एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि यहां पर कर्व जितना गहरा होगा उतना तापमान ज्यादा होगा, कर्व जो है कर्व जितना गहरा होगा उतना तापमान कैसा होगा भाई, कम होगा। कर्व जितना गहरा होगा उतना तापमान कैसा होगा, कम होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसका मतलब ये सही होगा और ये गलत होगा। बात समझ में आई? बाकी के दोनों ऑप्शंस तो खैर थे ही नहीं डिस्कशन में। ए और डी जो थे वो टक्कर दे रहे थे, बस इस टक्कर से अपन ने इस कॉन्सेप्ट को चकनाचूर कर दिया, एंड डी मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन, और कहानी यहां पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी किताब से थे, मतलब ये कि अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वेश्चंस ही हमारे काम आएंगे। राइट, किताब को पढ़िए, और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को पढ़िए और अपने क्वेश्चंस बनाइए। आप टारगेट रखिए कि एक पैराग्राफ से आप 2 या 3 क्वेश्चंस बनाएंगे। राइट, डिपेंड्स कि चैप्टर कौन सा है इस पर, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप कम बना पाओगे, वहां पर आपको सारे इंडेक्स क्वेश्चंस, सारे के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पूरी करनी होती है। राइट, तो आपको क्या करना है, बात समझ में आ गई, पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़नी है, पढ़ाई जाएगी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और अब हम बात करेंगे अगले वाला जो लेक्चर होगा इसमें इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की मतलब 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ठीक है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बढ़िया वाली बात है, जाना पड़ेगा गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे और सर्च करना पड़ेगा मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम चैनल और हिंदी मीडियम चैनल दोनों मिल जाएंगे। एक ही आपकी जो साइट है या पेज है वहां पर। इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हैं तो भैया ये देखो ऊपर की तरफ सारे कोर्सेज गिवन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इफ यू आर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो भैया उसके लिए भी यहां पर सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
मतलब अपने को फी कुछ देनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कुछ करवाना नहीं है, अपने को सिर्फ एक क्लिक करनी है और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। और यदि आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।